गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लासेस में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसी कड़ी में आज की ये 10वीं क्लास है, मतलब 10वां चैप्टर है और क्लास तो कुछ ज़्यादा ही होगी, है ना। और उस चैप्टर का नाम है हमारा राजभाषा और शास्त्रीय भाषा। चूँकि ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जो है पिछले अक्टूबर में 2024 में शास्त्रीय भाषा में कुछ अपडेशन किए गए हैं, ठीक है। कि हम किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा मानेंगे, इसका जो मापदंड है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इस नाते जो है ये जो आपका विषय है यह चर्चा में रहा था। तो अब चूँकि 2025 और 26 और 27 का जो साल आएगा उसमें इस चैप्टर से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या-क्या हैं, ठीक? तो सबसे पहली बात कि राजभाषा होती क्या है ना? और शास्त्रीय भाषा क्या होती है? तो राजभाषा में हम लोग जानेंगे इसका जो संवैधानिक उपबंध है, साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि राजभाषा समिति का गठन कैसे हुआ था, इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो क्या-क्या हैं और भाषा संबंधी जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो क्या हैं? उत्तर प्रदेश परिषद 2024 में अनुच्छेद 350 की बात पूछी गई थी, ठीक है? साथ में हम ये जानेंगे कि हिंदी दिवस क्या होता है और विश्व हिंदी दिवस क्या होता है, ठीक है? और ये कब-कब मनाए जाते हैं। साथ में भाषा संबंधी जो संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे चूँकि यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में एक सवाल पूछ ही लिया जाता है। चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य भी हैं, उसको जानेंगे। साथ ही में हम लोग ये जानेंगे कि जो शास्त्रीय भाषा आखिर होती क्या है और इसके संबंध में क्या-क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साथ में वर्ष 2024 में जो मापदंडों में संशोधन किया गया है, वो क्या था और उसके तहत जो है 5 भाषाओं को शामिल किया गया, उन भाषाओं का नाम क्या है? और साथ में कुछ अन्य तथ्य भी होंगे, उनको भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है संवैधानिक उपबंध, कि राजभाषा के बारे में संविधान में कहाँ पे हमको जानकारी मिलती है। तो पहला पॉइंट यही है कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक? संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की बात हो रही है, ठीक? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस बात को जानते रहिएगा, मिलाने के लिए आता है, ठीक है? कि अनुच्छेद 343(1) के तहत जो संघ हमारा है, भारत संघ है, उसकी जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? वो देवनागरी होगी। तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप होगा वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा, ठीक? तीसरी बात यह है कि अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। अगर कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसे राजभाषा में सुधार करने या अपडेशन करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो एक कमेटी बना सकता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया सवाल है पॉइंट नंबर 4 कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है? ये बात पूछी गई है। और एक बात जो कि आपके यूपीएससी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वह पॉइंट नंबर 5वां। इसमें हमने नोट पॉइंट में लिख दिया है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। संविधान के अधीन किसी भी भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं कहेंगे, जबकि हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, ठीक? इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि राजभाषा समिति का गठन कैसे हुआ। तो इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 संसदीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। और दूसरी बात यह है कि इस समिति में लोकसभा से 20 मेंबर और राज्यसभा से 10 मेंबर शामिल होंगे। तो ये दोनों बातें जो इसके गठन वाली हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? तीसरी बात, अब जो इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जहाँ से सवाल आपके बनते हैं, उसमें जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अनुच्छेद 345 यह जो है राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध करता है। अभी तक हमने जो पढ़ा 343 वाली बात, उसमें क्या बताया गया? उसमें संघ की राजभाषा की बात कही गई, ठीक? अब जो 345 लिखा गया है वह किसके लिए बात कर रहा है? वो राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध करता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख
किया गया है अनुच्छेद 346 के तहत कि किस भाषा का प्रयोग हम करेंगे। ये बात बताई गई है किसमें? अनुच्छेद 346 में। 347 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 347 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 348 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका पहला वाला, ये चूंकि आपके स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा भी गया है और इसी को थोड़ा सा और स्पष्ट करके बातें आगे लिखी गई हैं। तो आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध किए गए हैं। अब 348 में किए गए, अब 348 में 4 क्लॉज हैं। 348 का एक का पहला और एक का दूसरा, फिर 348 का दूसरा और 348 का तीसरा, ये चीजें हैं। आओ देखते हैं सबसे पहले 348 के एक का में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 348 एक के में के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। ठीक। दूसरी बात, अनुच्छेद 348 एक का के तहत सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश या का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगा। ठीक है। अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है, कोई अधिनियम बनता है, कोई अध्यादेश आता है, कोई आदेश आता है, तो उसका जो पठन होगा, उसका जो पढ़ने की जब बात आएगी तो उसको हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे। तीसरी बात, अनुच्छेद 348 के 2 के अनुसार राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या किसी अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी ही चलेगी, ये तो बात फिक्स हो गई। लेकिन अगर राज्य चाहे तो राज्य का राज्यपाल उस राज्य में जो उसका हाई कोर्ट है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो सकता है उसके लिए वह जवाब दे, उसके लिए वह तय कर सकता है। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी और इसके लिए राष्ट्रपति से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से के पहले मतलब अनुमति से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी को अथवा किसी अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। और चौथी बात यह है कि अनुच्छेद 348(3) के अनुसार इस तरह का नियम विधानसभा भी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश आदि के संदर्भ में कर सकती है। कौन? विधानसभा कर सकती है। किसके संदर्भ में? अगर कुछ उसे कोई विधेयक पेश करना है, अगर कुछ कोई अधिनियम लाना है, कोई अध्यादेश लाना है, कोई आदेश लाना है तो विधानसभा भी कर सकती है, परंतु सभी का अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्यतः प्रकाशित करना होगा। आप हिंदी माध्यम में विधेयक पेश करो, ठीक है, लेकिन आपको अंग्रेजी भाषा में उसको अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब असल में अभी एक संशोधन किया गया है, वो इसको करंट से जोड़ के लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री की घोषणा के बाद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को अब 9 भाषाओं, कौन कौन सी भाषा है? हिंदी, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मतलब अब अगर उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला आएगा तो वो 9 भाषाओं में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ये जानते रहिएगा, क्योंकि ये बात अभी करंट की है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाषा संबंधी विशेष निर्देश, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला पॉइंट यही है कि 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लिखित है कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें उस क्षेत्र की मातृभाषा के रूप में शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात, अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उपबंध है। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं।
ये तो हो गया आपकी भाषा संबंधी बातें। अब एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हिंदी दिवस को लेकर के है और साथ में हम इस बात को भी जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश या कोई स्टेट है, उसका जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं किसी कार्रवाई के लिए तो वहाँ पे हिंदी वाली बात कहाँ से हो पाती है, उस पे अभी चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लें कि हिंदी दिवस क्या होता है और विश्व हिंदी दिवस क्या होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1953 में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब अगर भारतीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे 14 सितंबर। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा की गई। तो अगर आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब है, तो आप तो कहोगे 14 सितंबर। लेकिन अगर कहेगा विश्व हिंदी दिवस, तब आप क्या कहोगे 10 जनवरी। और यह कब से प्रारंभ हुआ है? 2006 से। ठीक। अब इसी के साथ एक संशोधन भी हुआ था, उसको जान लेते हैं। 58वां संविधान संशोधन 1987। यह इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है? इसमें देखिए क्या कहा गया है कि मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। ठीक। मतलब जब कुछ कोई आदेश पढ़ना रहेगा तो उसे हम अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे, हिंदी के संदर्भ में कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन बाद में 58वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 349 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार निम्न प्रावधान किए गए। कौन-कौन से प्रावधान किए गए? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 प्रावधान किए गए और 1 के अंतर्गत 1 और 2 प्रावधान किए गए। पहला क्या है? इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसका अनुवाद भी करवा सकता है और किस प्रकार से होगा वो भी जान लीजिए। संविधान, पहला पॉइंट है संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। और उसी में एक बात है कि संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक। और दूसरी बात यह है कि संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उसका उपयुक्त परीक्षण करवाए। ठीक है, और कोई नहीं। तीसरी बात यह है कि इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो मतलब हिंदी को भी जो है हिंदी के माध्यम से भी अब पढ़ा जाने लगा है। ठीक है, मतलब अब अनुवाद की भी अनिवार्यता हो गई है। अगर कोई चाहे तो वो हिंदी में अनुवादक ले सकता है। ठीक है। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में लिख लीजिएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो वो है आपका भाषा संबंधी संविधान संशोधन, है ना। जो सबसे पहला संविधान संशोधन है वह आपका है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद होता है संविधान संशोधन 71वां। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर एक बार हुआ संशोधन 2003 में। इसका नाम क्या था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, और यह लागू कब से हुआ? 7 जनवरी 2004 से। इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी इसमें जोड़ा गया। और उसके बाद चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल जो उड़िया शब्द था उसका नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया। और पांचवी बात की, इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। और ये जो आपका है 1 से लेकर के 4 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, ये आपका हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। ठीक है, तो इस नाते आप इसको रट डालिए, याद कर डालिए कि पहला जो आपका संशोधन हुआ था 21वां, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद जब 71वां हुआ 1992 में, तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद फिर आपका 92वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें जोड़ा गया बोडो को, डोंगरी को, मैथिली को और संथाली को, 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक।
और जब 96 वाला हुआ तो उसमें जब इसके लिए उड़िया का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया। और इसके बाद जो अन्य तथ्य है उसको हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरी बात, संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। और एक बार यह सवाल पूछा गया था पॉइंट नंबर 3 वाला, कि जो भाषा हमारी होती है वो शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई की है और जो कि बलूचिस्तान की भाषा होती है। ठीक है, इसको आप लोग आईएमपी यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि ये बात पूछी गई है। और चौथी बात है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके नाम क्या-क्या हैं, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम और मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसमें कहीं अंग्रेजी का नाम नहीं आया है, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना? संस्कृत भी है, हिंदी भी है और उर्दू भी है। देखो यहाँ पे हिंदी है, यहाँ उर्दू है और यहाँ संस्कृत है, लेकिन अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है? तो इसको जानते रहिएगा। अब हम लोगों ने राजभाषा के बारे में पढ़ लिया। अब जो चूँकि इम्पोर्टेंट इसलिए है शास्त्रीय भाषा क्योंकि अभी इसमें जो है संशोधन किया गया है। इस नाते हम इसका जो बैकग्राउंड रहा उसको भी पढ़ेंगे और जो संशोधन हुआ उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शास्त्रीय भाषा क्या होती है और शास्त्रीय भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि शास्त्रीय भाषा होती क्या है? शास्त्रीय भाषा क्या है? पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि वर्ष 2004 में भारत सरकार ने उनकी भाषाओं की जो प्राचीन विरासत को स्वीकार करने और संरक्षित करने के लिए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करना प्रारंभ किया। ये घटना कब की है? 2004 से, ठीक है? दूसरी बात यह है कि वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की संरक्षक हैं और अपने समुदायों के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धि की प्रतीक हैं। वर्तमान में 11 हो गई हैं, लेकिन जब 2004 की बात थी तब उसमें केवल 6 थी, ठीक है? 5 अभी जोड़ी गई हैं 2024 में। तीसरी बात यह है कि उनके ग्रंथ साहित्य, दर्शन और धर्म जैसे विविध क्षेत्रों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और चौथी बात यह है कि शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए मापदंड जो कि 2024 से के संशोधन से पूर्व क्या-क्या था उसको जान लेते हैं। पहली बात ये कि हम किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला पॉइंट, शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में वे भाषाएं आती हैं जिनका लंबा इतिहास हो और स्वतंत्र व्याकरणिक परंपरा तथा मौलिक साहित्य हो। तो अगर ऐसी किसी भाषा के बारे में है तो उसको हम शास्त्रीय भाषा में शामिल करते थे। कब? 2024 के पहले। दूसरी बात, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा मानने व घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा अग्रलिखित मापदंड बनाए गए हैं। यह भी बात 2024 के पहले की है। क्या है इसमें? उस भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना लिखित इतिहास या लिखित ग्रंथ होना चाहिए। दूसरी बात, उस भाषा का एक प्राचीन साहित्य ग्रंथ हो जिसे उस भाषा को बोलने वाले एक बहुमूल्य विरासत मानते हों। तीसरी बात, उस भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक ना हो, ना कि किसी अन्य भाषिक समुदाय से ली गई हो, ठीक है? मतलब उसका मौलिक होना चाहिए। उस भाषा की जो साहित्य परंपरा है वो मौलिक होनी चाहिए, ना कि किसी अन्य भाषा से उधार ली गई हो। चौथी बात यह है कि उपरोक्त मापदंडों के आधार पर भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि इस प्रकार से हैं। 2004 में तमिल को किया गया और 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, 2008 में कन्नड़ को, 2013 में आपका जो मलयालम और 20 फरवरी 2014 को उड़िया को बनाया गया, ठीक? लेकिन वर्ष 2024 में शास्त्रीय भाषा के मापदंडों में संशोधन कर दिया गया। तो वही पॉइंट पहला लिखा गया कि वर्ष 2024 में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मापदंडों में संशोधन किया गया है। अब क्या होगा? अब इसमें कहा जा रहा है कि जिसके तहत ज्ञान ग्रंथ को, अभी भी हम ज्ञान ग्रंथ ही कहते हैं, लेकिन तब की जो परिभाषा थी कुछ साल पहले की और अब में थोड़ा फर्क होगा। जो पहले वाला हमारा ज्ञान ग्रंथ को हम जिसको कहते थे उसमें क्या होता था कि किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ना ली गई मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति होती थी, ठीक है? को ज्ञान ग्रंथ आज भी कहते हैं, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है कि विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के साथ गद्य ग्रंथ
द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मतलब हम ज्ञान ग्रंथ को ज्ञान ग्रंथ ही कहते हैं, लेकिन जो पहले वाला ज्ञान ग्रंथ था उसमें क्या-क्या बातें शामिल थी? उसमें था कि किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ना ली गई मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति थी। इसमें कुछ बातें संशोधित कर दी गई कि अब जो हमारा ज्ञान ग्रंथ होगा उसको हम इस रूप में जानेंगे कि वह जो है विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के साथ गद्य ग्रंथ होगा। ठीक? वर्तमान स्थिति यह है कि 5 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दी है, जिसमें देश की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची में विस्तार हो गया है। और 6 भाषाओं के अलावा मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को भी इस प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। तो ये आपकी जो 5 भाषाएँ जिसको हमने लाल रंग से यहाँ पे कर दिया है, इनको जो है ला करके जोड़ा गया। तो इस प्रकार से 2024 के बाद 5 अक्टूबर 2024 के बाद जो हमारी शास्त्रीय भाषा है, उनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ठीक? और यूपीएससी के लिए 2-3 पॉइंट और हैं, इसको जान लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन-कौन से? पहला है राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार, ठीक? और जो दूसरा है उसका नाम है महर्षि बादरायण सम्मान पुरस्कार, ठीक? और दूसरी बात यह है कि इन भाषाई खजानों को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसकी आगे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्योंकि ये जो है मैसूर में जो है क्या बनाया गया? शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया। कहाँ पर? मैसूर में। तो मैसूर के किस संस्थान में? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान में। ठीक? थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं, ये आखिर संस्था होती क्या है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIL क्या होता है? यह संस्थान 4 शास्त्रीय भाषाओं कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। दूसरी बात, एक और संशोधन हुआ है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 लाया गया था अभी हाल ही में। तो उसमें बताया गया कि इसने 3 डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालयों को सेंट्रल डीम्ड का दर्जा दिया गया है। जो अभी तक डीम्ड विश्वविद्यालय थे संस्कृत वाले, उनको सेंट्रल डीम्ड का दर्जा दे दिया गया, जिसमें दिल्ली से 2 हैं और एक तिरुपति से है। तो दिल्ली वाला का क्या नाम है? जिसमें दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये 2 संस्थान हैं जो कि दिल्ली में हैं। और जो तीसरा है वो आपका तिरुपति में है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ शामिल हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ पॉइंट थे आपके यहाँ पे यूपीएससी के दृष्टिकोण से वो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने राजभाषा के बारे में जाना और शास्त्रीय भाषा के बारे में जाना, ठीक है दोस्त? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।